बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। पौधों के अंदर खुराक की नकलो हरकत कैसे होती है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म के ज़रिए से होती है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। पौधों के अंदर खुराक जिन ऑर्गन्स में तैयार होती है उन्हें बेसिकली लीफ कहा जाता है। खुराक जो तैयार करने का अमल होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके पौधे अपनी खुराक ग्लूकोज की शक्ल में तैयार कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये खुराक तैयार होने के बाद सेल की बॉडी की जो टिश्यू के ऑर्गन सिस्टम होती है ना, उसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही होती है। इजाफी खुराक को सुक्रोज़ में तब्दील कर दिया जाता है और सुक्रोज़ की शक्ल में अनलोड कर दी जाती है पत्ते से फ्लोएम के सेल्स में इस खुराक को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही सीव ट्यूब सेल्स में खुराक आती है, सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो मिकदार में फ़र्क होता है ना, उसको तवाज़ुन में लाने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट नालियों से, जो कि जाइलम की नालियाँ हैं, वहाँ से मूव करते हैं फ्लोएम की तरफ। यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स जाइलम से मूव करते हैं फ्लोएम की तरफ। ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये अब हम जाके जहाँ वहाँ जो खुराक होती है उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, उसमें जज्ब होते हैं और फूड का सोल्यूशन बन जाता है। सुक्रोज़ की शक्ल में फूड का सोल्यूशन बन रहा होता है। ठीक है, पानी के बहाव के साथ, पानी के प्रेशर के साथ मूव करता है, फ्लो करता है और सिंक की तरफ चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वो एरियाज़ जहाँ पे खुराक ज़ख़ीरा होती है या फिर एक्टिव मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है, उसे सिंक बोला जाता है। सोर्स से सिंक की तरफ खुराक की नकलो हरकत को पानी की मदद से मुमकिन बनाया जाता है और ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है। इसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की बीट रूट। बीट रूट में फर्स्ट ग्रोइंग जो सीज़न होता है ना, जो कि चुकंदर होता है, ठीक है, ये उसमें जो जड़ होती है, रूट होती है, वो सिंक का काम कर रही होती है। ठीक है, और जो दूसरा सीज़न होता है ना, वहाँ पे इस चुकंदर को ज़मीन में दबाया जाता है नए पौधे की काश्त के लिए। ये सोर्स का काम कर रहा होता है, जिसमें ज़ख़ीरा शुदा जो खुराक होती है वो वहाँ पे मुहैया की जा रही होती है। फ्लोएम टिश्यू कंपाउंड टिश्यू की एग्जांपल है। दो तरह के सेल्स के मिलने से बना है, ठीक है, जिन्हें सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स बोला जाता है। ठीक है, ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट है, जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। ठीक है, जहाँ खुराक की ज़रूरत है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके बरक्स अगर हम पानी की नकलो हरकत यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करें तो वो वन वे मूवमेंट है, वन वे स्ट्रीट है, यानी जड़ से तने और पत्ते की तरफ मूव करती है। स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। इंसानों में ट्रांसपोर्ट कैसे मुमकिन होती है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के हवाले से यह मालूम होना चाहिए कि पौधों की तरह, जानवरों की तरह इंसानों का जिस्म कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडी है। ये जिस्म बहुत से सेल्स के मिलने से बना है, टिश्यूज़ और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ये बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ना रुकने वाले सीज जो लेस केमिकल रिएक्शंस हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, इस मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत से मटेरियल्स की ज़रूरत है, बहुत से सब्सटेंसेस रिक्वायर होते हैं और हमें पता है कि सेल ओपन सिस्टम के तौर पे काम कर रहा होता है हमारी बॉडी में। ज़रूरत की अशिया को अपने माहौल से लेता है और इजाफी अशिया को अपने जिस्म से खारिज कर देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। और इस अमल के लिए बेसिकली हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना जो है कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड है। ठीक है, इंसानों में दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं, एक को लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है और दूसरे को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात की जाए तो ये लिम्फ नाम के एक फ्लूइड पे मुश्तमिल है। ठीक है, जो कि लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिकॉल योर मेमोरी, हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, हज़म हो जाती है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से के अंदर ना अपने सर्कुलर फोर्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें विलाई बोला जाता है। ठीक है, विलाई के अंदर दरमियान वाली नाली को लैक्टियल कहा जाता है। बेसिकली ये जो डक्ट होती है ये लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट होती है। ठीक है, और ये इजाफी खुराक लिम्फेटिक सिस्टम की इस डक्ट के अंदर, जिसे लैक्टियल कहा जाता है, मुंतकिल कर दी जाती है। ठीक है, बवक्ते ज़रूरत लिम्फ से ये खुराक दोबारा से ब्लड के अंदर जाती है और जिस्म में जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ इसकी नीड होती है, वहाँ पे पहुँचा दी जाती है। अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए
तो ये खून की गर्दिश के निज़ाम को बेसिकली कहा जाता है। जिस्म के अंदर खून की गर्दिश में मदद देता है, ठीक है। और खून की गर्दिश के साथ साथ हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी होती है। हज़म शुदा और जज़ब शुदा जो खुराक होती है, फूड होती है, उसका भी वो भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है हमारी पूरी बॉडी में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अब दो तरह का होता है, ठीक है। एक को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है और एक को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, डिस्कस करने से पहले ये समझ लीजिए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है हार्ट पर और हार्ट से अटैच्ड या मुंसलिक खून की नालियों पर, ठीक है। खून की नालियों के अंदर होता है, जिन्हें आर्टरीज़, वेन्स और कैपिलरीज़ बोला जाता है। और खून की नालियाँ दिल से अटैच होती हैं, दिल से कनेक्ट होती हैं, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है, सिकुड़ता और फैलता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है और खून को जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाता है, ठीक है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं दो तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अभी हमने डिस्कस किया दो तरह के होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो हैरानकुन बात है कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके अंदर खून की नालियों में नहीं होता बल्कि ऊपर होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। बेसिकली और जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो किनको कहा जाता है, ऐसे जानदार हैं जिनमें ग्लास इंसेक्टा भी शामिल है, ठीक है। ये हशरात का ग्रुप है, इंसेक्ट्स का ग्रुप है जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा सकता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके नाम एनलिस्ट कीजिए, ठीक है। इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फ़र्क बयान कीजिए। ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, ये तमाम सवालात को आपने मद्देनज़र रखना है। आइए देखते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आपसे सवाल की सूरत में पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब क्या लिख सकते हैं। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन आप यूँ लिख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड नेवर लीव्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वो किस्म है जिसमें खून जो है वो आर्टरीज़ में, वेन्स में और कैपिलरीज़ में पाया जाता है, बल्कि इनको बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है, बल्कि इनके अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। स्टूडेंट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड वेजल्स और हार्ट शामिल है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ब्लड की डेफिनेशन क्या है। ब्लड क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन आप यूँ लिख सकते हैं, अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, ये ख़ास किस्म का जिस्म में पाया जाने वाला फ्लूइड है। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की एक मिसाल है। दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, ये एक लिक्विड पे मुश्तमिल होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। एंड ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स पे मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट्स, आइए इसकी फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। वेट एंड अमाउंट, बेसिकली अगर हम इसके वज़न की बात करें तो हमारे जिस्म का वज़न का 12वां हिस्सा है, ठीक है, हमारे खून का वज़न। आप यूँ कह सकते हैं कि इंसानी जिस्म का एक बालिग इंसान जो होता है उसके जिस्म का जो औसत वज़न है वो उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो एक हिस्सा दरअसल खून का वज़न है, ठीक है, खून का वेट है, ब्लड का वेट है। इसी तरह से एक बालिग इंसान में जो एवरेज अमाउंट है, कंसंट्रेशन है ब्लड की, वो 5 लीटर है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर द सेक ऑफ MCQs, ठीक है। MCQs के हवाले से बहुत कॉमनली पूछी जा सकती हैं कि ब्लड की अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कितनी होती है, आपने जहन में रखना है। कंपोजिशन की बात की जाए तो हमारे ब्लड की जो कंपोजिशन है ये भी बहुत MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। 55% हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होते हैं। आइए अब हम फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं कि जो कंपोजिशन है उसकी क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। प्लाज्मा कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा कंपोजिशन अभी हमने डिस्कस किया। खून के अंदर दो बुनियादी अज्जा हैं, एक लिक्विड पोर्शन है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है और दूसरा सॉलिड पोर्शन है जो कि सेल और सेल लाइक बॉडीज़ हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमारा मौजू लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा है, ठीक है। आइए देखते हैं 55% प्लाज्मा में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। वाटर, डियर स्टूडेंट्स, आपके खून में 90 से 92% तक प्लाज्मा के अंदर पानी मौजूद होता है, ठीक है। पानी के अंदर मुख्तलिफ सॉल्ट्स होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन 0.9% होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट्स हैं जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब प्रोटीन की बात की जाए
तो वाटर के बाद प्लाज्मा का बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोटीन पे कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। प्रोटीन की कंसंट्रेशन 7 से लेकर 9% तक हमारे ब्लड प्लाज्मा में होती है, ठीक है। प्रोटीन्स के एग्जाम्पल को डिस्कस किया जाए, जो कि खून में पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। खून में पाई जाने वाली प्रोटीन्स के 3 एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ वो ख़ास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो हमारे जिस्म में सोल्जर का रोल प्ले कर रही होती हैं, यानी कि सिपाही का किरदार अदा कर रही होती हैं, जरासीमों का मुकाबला करती हैं, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। नंबर 2 इज़ फिब्रिनोजन। बेसिकली ये वो ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो खून को जमाने में मदद देती है, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपके जिस्म में कहीं ज़ख़म लग जाए, उस ज़ख़म वाली जगह से खून बहता है, अल्टीमेटली रुक जाता है, क्योंकि उस जगह पे मौजूद खून जो होता है वो ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, वो जगह सील हो जाती है, एयर टाइट हो जाती है। ये दरअसल फिब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से मुमकिन होता है। नंबर 3 इज़ एल्ब्यूमिन। डियर स्टूडेंट्स, एल्ब्यूमिन की बात की जाए तो ये ख़ास किस्म की प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर लिक्विड बैलेंस को, जिसे हम ऑस्मोटिक बैलेंस बोलते हैं, फ्लूइड बैलेंस भी कह सकते हैं, मेंटेन करती है, ठीक है। ट्रेस अमाउंट्स, अब थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम और जिंक ये भी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। डाइजेस्टेड फूड, स्टूडेंट्स रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खुराक हज़म होने के बाद खून में एब्जॉर्ब होती है, इलियम के अंदर विलाय के गिर्द खून की नालियों में जज्ब होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो हज़म शुदा खुराक जो होती है वो खून में जज्ब होने के बाद खून की गर्दिश के साथ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुंतकिल की जाती है, ठीक है। नाइट्रोजिनस वेस्ट, अब ये वो वेस्ट है जो कि इसकी बात की जाए तो ये नाइट्रोजन वाले फालतू मादे हैं जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं, और आपकी किडनी, आपके गुर्दे दरअसल उन खून की सफाई करते हैं और उससे यूरिन को अलग करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी गैसेस, डियर स्टूडेंट्स, एडवांस लेवल पे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसे निज़ाम तनफ़ुस भी बोला जाता है, सांस लेने का निज़ाम भी बोला जाता है। इसकी मदद से हवा जब जिस्म में आती है, ऑक्सीजन जब जिस्म का हिस्सा बन जाती है, जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने वाले सांस के ज़रिए खारिज कर दी जाती है। ये रेस्पिरेटरी गैसेस दरअसल जिस्म में ब्लड के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और ब्लड की सर्कुलेशन के साथ जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र की जाती हैं, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स हैं, ये भी ब्लड का हिस्सा होते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करती हूँ कि हाउ टू रिमूव प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड सेल्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि हम ब्लड सेल से प्लाज्मा को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये काम मुमकिन है अगर हमारे पास एक केमिकल मौजूद हो जिसे एंटीकोएगुलेंट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकती है, ठीक है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछी जा सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स, बेसिकली एंटीकोएगुलेंट्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट कर देते हैं और ब्लड सेल्स को सेपरेट कर देते हैं। करना क्या है, ब्लड को लेना है, ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट केमिकल को मिक्स करना है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से स्टिर करना है। 5 मिनट के बाद प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा और ब्लड सेल सेपरेट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये अमल किया जाता है मुख्तलिफ़ केमिकल टेस्ट वगैरह के लिए और मुख्तलिफ़ सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस करने की कोशिश की ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, ठीक है। हमने अंडरस्टैंड किया कि इंसानों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ मौजूद होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स और हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड की कंपोजिशन को हमने डिस्कस किया, सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स को हमने डिस्कस किया, ब्लड की कंपोजिशन में प्लाज्मा और सेल और सेल लाइक बॉडीज़ का तज़किरा किया, ठीक है। और प्लाज्मा की कंपोजिशन को हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, ब्लड का रिमेनिंग 45% पोर्शन जो कि ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ पे मुश्तमिल होता है, वो इंशाल्लाह अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्दर लेक्चर की तरफ मूव करने से पहले अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने डिस्कस किया ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इंसानों के अंदर भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। इंसान एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत से सेल्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सेल में लाखों करोड़ों सेल मौजूद हैं और एक सेल का दूसरे सेल से काफ़ी ज़्यादा फासला भी पाया जाता है। हमारे जिसमें हर वक्त जो है वो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ना रुकने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं और सेल ओपन सिस्टम का काम करता है, ज़रूरत की अशिया अपने माहौल से लेता है, इजाफी अशिया अपने जिस्म से खारिज करता है।
इस काम के लिए बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना ज़रूरी है और इंसानों में बाकायदा एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ठीक है। इंसानों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं वो 2 तरह के हैं, ठीक है। एक को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है और एक को लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर लिम्फ भी मौजूद है और ये लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर होता है, ठीक है। इसी तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये खून की गर्दिश का निज़ाम दिल और दिल से जुड़ी खून की नालियों में मुश्तमिल है, ठीक है। इन खून की नालियों में खून गर्दिश करता है, दिल की मदद से गर्दिश करता है। दिल के कॉन्टैक्ट और रिलैक्स यानी सिकुड़ने और फैलने से ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली 2 तरह का होता है। एक को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है और एक को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं बेसिकली, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये ऐसा खून की गर्दिश का निज़ाम है जिसमें खून बंद नालियों यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी से बाहर नहीं निकलता है, उन्हीं के अंदर रहता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मुश्तमिल है ब्लड वेसल्स और हार्ट पर। आइए डिस्कस करते हैं ब्लड को। ब्लड की कंपोजिशन हमने पहले डिस्कस कर ली है। हमें मालूम है कि ब्लड में 55% तक प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है जिसमें ज़्यादा पानी पाया जाता है, बकिया मिकदार में प्रोटीन और सॉल्ट मौजूद होते हैं, डाइजेस्टिव फूड मौजूद होती है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मौजूद होता है, ठीक है। और साथ ही साथ रिस्पिरेटरी गैसेस भी मौजूद होती हैं। रिमेनिंग 45% ब्लड जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है सेल और सेल लाइक बॉडीज़ पे, ठीक है। ब्लड सेल्स की बात की जाए तो 45% कंपोजिशन में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, सेल लाइक बॉडीज़ पाई जाती हैं। ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं। आइए वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्टली इज़ नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए इनको RBCS यानी RBCs भी बोला जाता है या लिखा जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। ये आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है, ठीक है। आपसे रेड ब्लड सेल्स से मुतालिक अगर पूछा जाए तो एरिथ्रोसाइट से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर इनके अमाउंट की बात की जाए तो मेल बॉडी के अंदर, एक मर्द के जिस्म के अंदर पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 5 to 5.5 मिलियन ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अगर फीमेल बॉडी की बात की जाए तो फीमेल बॉडी में 4 to 4.5 मिलियन ब्लड सेल्स पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। ये कंपोजिशन है RBCs की, रेड ब्लड सेल्स के, इन एडल्ट मेल एंड फीमेल में, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़, अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की जिन्हें हम RBCs कहते हैं, मैमल्स में मैचुरेशन के बाद इनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी डेवलपमेंट की तो एम्ब्रियोनिक या फीटल लाइफ में रेड ब्लड सेल्स लिवर और स्प्लीन में बनते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बालिग अफराद के एडल्ट्स की तो एडल्ट्स की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो के अंदर बन रहे होते हैं, ठीक है। रेड बोन मैरो फ्लैट एंड स्मॉल बोन्स जैसा कि स्टर्नम है, चेस्ट बोन है, उसके अंदर मौजूद होती है और ये रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद देती है एडल्ट्स में, ठीक है। आइए रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की फर्दर डिटेल को अब डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर इनकी शेप की बात की जाए रेड ब्लड सेल्स की तो इनकी बाइकनकेव शेप होती है, ठीक है, और इनकी इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, लचकदार झिल्ली होती है। रेड ब्लड सेल के अंदर 95% हीमोग्लोबिन पाई जाती है जबकि रिमेनिंग 5% एंजाइम्स, सॉल्ट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्यों पाई जाती है। दरअसल हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक पिगमेंट रखने वाली प्रोटीन है। ये खून के अंदर ऑक्सीजन को जज़्ब करवाने में मदद देती है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए ज़रूरी मिनरल आयरन है और अगर आयरन की कमी हो जाए तो जिस्म के अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी वजह बनती है। स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन की कमी से खून कम हो जाता है और इस बीमारी को एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 8 में ये डिस्कस किया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का काम बेसिकली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है और स्टोर करने के बाद जिस्म में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खून की गर्दिश के साथ उसे ट्रांसफ़र करना है या पहुंचाना है। एवरेज लाइफ स्पैन की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ 120 डेज़ होती है, ठीक है। एक रेड ब्लड सेल की ज़िंदगी 120 दिन पर
जो है वो कंसिस्ट कर रही होती है, यानी 4 माह के बाद एक रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाती है और न्यू सेल्स बनते रहते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से खून के अतियात देने से खून में कमी वाक़या नहीं होती, बल्कि उनकी जगह नए सेल्स बन जाते हैं। अब हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स का नाम भी दिया जाता है। ल्यूकोसाइट्स का काम बेसिकली क्या है, इनकी मिकदार कितनी होती है इंसानी खून में और इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनके एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, आइए हम इसे अब देखते हैं फर्दर। स्टूडेंट्स, वाइट ब्लड सेल्स को वाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। और इनके अमाउंट की बात की जाए तो एक बालिग इंसान में, एक एडल्ट में 700 से 800, ठीक है, 7,000 से 8,000 तक पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अगर इंसानी जिस्म से 1 क्यूबिक मिलीमीटर खून निकाला जाए तो उसमें 7,000 से लेकर 8,000 तक हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे। स्टूडेंट्स, लाइफ स्पैन की बात की जाए तो वाइट ब्लड सेल का ज़िंदगी का वक्त कई माह से लेकर कई सालों तक डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक को हम ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, जबकि दूसरी को ए ग्रेन्युलोसाइट का नाम दिया जाता है। ग्रेन्युलोसाइट की बात की जाए, दरअसल ये वाइट ब्लड सेल की वो किस्म है जिसके अंदर ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी इनका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म नहीं होता है। साइटोप्लाज्म क्या है, रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल के अंदर एक सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते थे। स्टूडेंट्स, ग्रेनुलोसाइट्स के फर्दर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, न्यूट्रोफिल्स। इनका काम क्या है, इनका काम छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना है फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। बेसिकली फैगोसाइटोसिस क्या है, रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल का किसी सॉलिड मटेरियल को इनटेक करना, निगल लेना, इनगल्फ कर लेना, बेसिकली फैगोसाइटोसिस कहलाता है। नंबर 2 इज़ ओसिनोफिल्स, ठीक है। ये ग्रेनुलोसाइट्स के ख़ास किस्म है जिसका काम इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को ख़त्म करना है, ठीक है। ये इसी तरह से पैरासाइट्स को भी किल करते हैं, जो इओसिनोफिल्स या एसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है। नंबर 3, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का काम खून को जमाने से रोकना है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग से प्रिवेंट करना है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग से बचा के रखना है। ये वाइट ब्लड सेल्स की पहली किस्म, जिन्हें ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं, उनके फर्दर 3 टाइप्स के नेम और उनके फंक्शंस हैं। आइए देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से वाइट ब्लड सेल्स हैं और उनकी फर्दर कौन कौन सी टाइप्स और उनके फंक्शन क्या है, ठीक है, और प्लेटलेट से क्या मुराद है। ओके, बेसिकली जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है ना, ये वाइट ब्लड सेल की सेकंड टाइप है। इनकी बात की जाए तो ये वाइट ब्लड सेल की वो किस्म है जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल लाइक नहीं होता, बल्कि बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर हैं और ये जरासीमों को निगल लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं जर्म्स को। नंबर 2, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बेसिकली इनका काम ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाना है जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वाइट ब्लड सेल्स की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ओसिनोफिल्स। इसी तरह ए ग्रेनुलोसाइट्स की 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। इन सब का काम जो है हमारे जिस्म की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसे बढ़ाना है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स, जरासीम का मुकाबला करते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। अब वाइट ब्लड सेल के मेजर फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं कि ये इम्यून फंक्शन का काम करता है, ठीक है। हमारे जिस्म में मुदाफ़ियत को मजबूत बनाते हैं, हमारे जिस्म की आर्मी है, हमारे जिस्म के सोल्जर्स हैं, हमारे जिस्म की फ़ौज है जो हमारे जिस्म की जरासीमों से हिफाजत करती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। मुख्तलिफ़ तरीका है कि ये जिस्म को जरासीमों के हमले से महफूज बनाती है। आइए अब वाइट ब्लड सेल्स के बाद तीसरी किस्म जो कि लास्ट टाइप है ब्लड सेल्स की, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बेसिकली थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का दूसरा नेम है। थ्रोम्बोसाइट्स की बात की जाए तो ये सेल तो नहीं है, अलबत्ता बड़े बड़े सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है।
नॉट सेल्स बट फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। आपकी हड्डियों के अंदर एक मवाद होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स बोलते हैं, और मेगाकैरियोसाइट्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स का नेम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसकी बात की जाए तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है, ना ही इनके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद होता है, यानी कि ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। अगर इनके अमाउंट की बात की जाए तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 250,000 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। यानी एक इंसानी जिस्म में ब्लड सेल्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तादाद में रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, और कम तादाद में वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। हमने डिस्कस किया 4 to 4.5 मिलियन और 5 to 5.5 मिलियन मेल और फीमेल बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। इसी तरह 7,000 to 8,000 वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर में। जबकि प्लेटलेट्स की बात की जाए तो ये 250,000 यानी कि 2.5 लाख की तादाद में पर क्यूबिक मिलीमीटर की ब्लड के अमाउंट में प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इनके लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये 7 to 8 डेज़ के लिए ज़िंदा रहते हैं। बेसिकली इनका बुनियादी काम क्या है? इनका सबसे अहम काम जो है वो हमारे जिस्म में पाए जाने वाले ब्लड की क्लोटिंग करवाना है, ठीक है, खून को जमाने में मदद देना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करती हूँ। नंबर 1, पस। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पस का जिक्र करते हैं, पस कहा जाता है पीप या रेशे को। ये कब बनता है? जब आपके जिस्म पर कोई ज़ख़म लगता है, कोई वूंड होता है, उस ज़ख़म की वजह से वहाँ के सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, ठीक है। जब कोई जरासीम अटैक करता है, उस जरासीम का मुकाबला करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स आगे आते हैं और वो जरासीम को मार देते हैं। दरअसल ये वाइट ब्लड सेल्स जब डेड हो जाते हैं, ये जरासीमों को मार देते हैं, तो वो पस की सूरत को इख्तियार कर लेते हैं। इसको हम बेसिकली पीप या रेशा बोल रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स डैमेज फॉर्म में, डेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसके अंदर जरासीम डेड फॉर्म में या डैमेज फॉर्म में मौजूद होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से दूसरे नंबर पर अगर डेंगू फीवर की बात की जाए तो ये ऐसा बुखार है, ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। यही वजह है डेंगू से मुतासरा शख्स को रिकमेंड किया जाता है कि उसकी हिफाजत की जाए, उसको किसी इंजरी से बचाया जाए, किसी ज़ख़म के लगने से बचाया जाए, क्योंकि जिस्म में प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं। खुदा न खास्ता किसी ज़ख़म की सूरत में खून के बहाव को रोकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है ये ब्लड सेल से रिलेटेड है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ पर डिटेल नोट लिखें। इसी तरह से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। रेड ब्लड सेल से क्या मुराद है, उनके फंक्शंस के बारे में बताइए, उनके लाइफ स्पैन के बारे में बताइए, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। सवाल पूछा जा सकता है वाइट ब्लड सेल से क्या मुराद है, या उनके फंक्शन के बारे में बताइए, या उनकी तादाद के बारे में बताइए, ठीक है। इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या डिफरेंस है और दोनों में डिफरेंस और उनकी फर्दर टाइप्स को एक्सप्लेन करें। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटलेट्स को डिफ़ाइन करें, ठीक है, उनका फंक्शन, उनका लाइफ स्पैन और इनके अमाउंट के बारे में बताइए। डिटेल्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, कुछ इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मटीरियल है। आपसे MCQs में इसके मुतालिक सवाल पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी एवरेज लाइफ कितनी है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ क्या है, जो कि हमें पता है कई महीनों से कई सालों तक है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की एवरेज लाइफ जो कि 7 से 8 डेज़ है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स की जो अमाउंट है मेल और फीमेल में 5 to 5.5 और 4 to 4.5 है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही वाइट ब्लड सेल्स के अमाउंट की बात की जाए तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर वो 7,000 to 8,000 की तादाद में होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की तादाद के साथ साथ प्लेटलेट्स की बात की जाए तो वो 2.5 लाख की तादाद में पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाए जाते हैं। ये तमाम सवाल ताल्लुक़ रखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन से और MCQ में पूछे जा सकते हैं। पस से क्या मुराद है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स का क्या रोल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रख के इस टॉपिक को याद कर लेना है, अच्छे से मेमोराइज़ करना है और नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी लेक्चर में ब्लड सेल्स और उनकी टाइप्स को डिस्कस किया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको उनकी डायग्राम्स शो हो रही होंगी कि सेल बेसिकली किस तरह का उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें अगर हम देखें ऑन माइक्रोस्कोप तो हमें किस तरह का नज़र आ रहा होता है, किस तरह का शो हो रहा होता है। फर्स्टली आप देखें कि रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं,
वाइट ब्लड सेल्स की हमने आगे टाइप्स पढ़ी थी, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स, जो कि ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और ओसिनोफिल्स थे, और एग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास जो थे वो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स थे। यहाँ सबकी डायग्राम है, आप इनको देख सकते हैं। आपने इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है, क्योंकि जब आप पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपने साथ में हर जो सेल होगा उसकी जो है वो डायग्राम भी शो करवा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।